सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सी टेट एग्जाम 2013 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सोल्यूशन को लेकर के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 129 तक यहाँ पर एक पूरा पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है सबका आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर The fossil remains of the first flying vertebrates, the Petrosaurus, have intrigued paleontologists for more than 2 centuries. How such large creatures, which had wingspans from 8 to 12 meters, solved the problem of powered flight, and exactly that these creatures were reptiles or birds are among the questions scientists have puzzled over। यानी कि यहाँ पर उन जीवों की बात की जा रही है, ऐसे बर्ड्स की बात की जा रही है जिनका भार बहुत अधिक था और जिनके जो पंख थे वो 8 से 12 मीटर तक लंबे थे, और इन्हें हम पेट्रोसोरस के नाम से भी जानते हैं, जिनके अब केवल जीवाश्म हमें मिलते हैं, जो कि अब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और ये सब किसने बताया? ये सब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने बताया है कि अब इनके जो है केवल अवशेष ही बचे हुए हैं, ये अब विलुप्त हो चुके हैं। और इस समस्या को इन्होंने हल किया कि आखिर में बहुत ज्यादा भार के साथ भी कैसे उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन जीवों के बारे में बात की जा रही है जो अभी तक पृथ्वी से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जिनके केवल अवशेष या जीवाश्म ही बचे हुए हैं। Perhaps the least controversial assertion about the Petrosaurus is that they were reptiles. Their skulls, pelvises and hind feet are reptilian। यानी कि अभी भी ये कंट्रोवर्सी का विषय है कि जो पेट्रोसोरस थे वो सरीसृप थे, यानी कि वो जमीन पर रेंगने वाले जीव थे या फिर वो उड़ने वाले जीव थे। इसके बाद देखिए, द एनाटॉमी ऑफ देयर विंग्स सजेस्ट दैट दे डिड नॉट इवॉल्व इनटू द क्लास ऑफ बर्ड्स। तो अगर हम उनके शरीर को देखें, जो पेट्रोसेरस है, अगर उनके शरीर को हम देखें तो शरीर को देख करके लगता है कि वो बर्ड्स नहीं थे, यानी कि इतना भारी शरीर लेकर के वो उड़ ही नहीं सकते थे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। द पेट्रोसेरस अ ग्रेटली इलोंगेटेड फोर्थ फिंगर ऑफ ईच फोरक्लाइम सपोर्टेड अ विंग लाइक मेम्ब्रेन। तो अगर हम पेट्रोसेरस को देखें तो उनका जो अग्रभाग है उनके पंखों का, वो उनको उड़ने में सपोर्ट करता था, ऐसा पता चलता है उनको देखने पर। ठीक है। इन बर्ड्स द सेकेंड फिंगर इज द प्रिंसिपल स्टर्ट ऑफ द विंग। यानी कि जो नॉर्मली हम जो बर्ड्स को देखते हैं उनका जो सेकेंड फिंगर होता है वो उनको उड़ने में वो हेल्प करता है। इफ द पेट्रोसोर वॉक्ड और रिमेन्ड स्टेशनरी, अगर पेट्रोसेरस वॉक कर रहे होते यानी कि चलने वाले जीव होते, या फिर वो स्टेशनरी होते, एक ही जगह पर रहने वाले होते, द फोर्थ फिंगर एंड विद द विंग could only turn upward in an extended inverted V shape alongside of the animal's body। तो अगर वो जमीन पर रेंगने वाले होते तो उनकी जो शरीर रचना है, वो जिस तरीके से पंख दिख रहे हैं वो नहीं होते। Both the Petroceras and the birds have hollow bones। तो जो बर्ड्स होते हैं उनमें हॉलो बोन्स होते हैं, यानी कि जो बोन होते हैं वो हल्के होते हैं और खोखले होते हैं, जिससे आसानी से उनको उड़ने में क्या हो, मदद हो। अ फीचर that represent a saving in weight in the birds, however these bones are reinforced more massively by internal studs। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो पेट्रोसेरस और बर्ड्स दोनों की जो हड्डियां हैं उनमें होल थे, यानी कि आसानी से जिससे इनको उड़ने में मदद मिले। Although scales typically cover reptiles, the Petroceras probably had hairy coats। The recent discovery of a Petrosaur specimen covered in long dense and relatively thick hair like fossil material, यानी कि इनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा घने बाल थे। was the first hair evidence that this reasoning was correct। यानी कि फिर से इनके बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इनके जो बाल थे वो बहुत ही ज्यादा घने थे। इसके बाद आगे देखते हैं, efforts to explain how the Petroceras become airborne have led to suggestions that they launched themselves by jumping from cliffs। यानी कि वो अपने आप को किस तरीके से वो उड़ने के लिए तैयार करते थे, किस तरीके से उड़ते थे। यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो ऊपर माउंटेन पर जा करके वहां से उड़ते थे। by dropping from trees से, और even by
राइजिंग इनटू लाइट विंग्स फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ वेव्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके बारे में जानकारी दी गई, किस तरीके से हवा का प्रयोग करके भी ये उड़ते थे और किस तरीके से ये माउंटेन से उड़ने की कोशिश करते थे। तो क्योंकि इनका शरीर बहुत भारी था, इनके पंख बहुत लंबे थे, तो इस तरीके से इनके बारे में यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, द स्केलेटन ऑफ अ पेट्रोसॉर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ बर्ड्स बाय द साइज ऑफ इट्स विंग स्पैन, presence of hollow bones, hook-like projections at the hind feet, the anatomy of its wingspan। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पेट्रोसॉर है वो किस तरीके से बर्ड्स से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए द एनाटॉमी ऑफ इट्स विंग स्पैन, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये अपने फोर्थ फिंगर का सहारा लेता था उड़ने के लिए, जबकि नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वो अपने सेकेंड फिंगर का यूज करके उड़ते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। तो एनाटॉमी ऑफ इट्स विंग स्पैन, इसके जो अग्रभाग थे इसके विंग स्पैम के, इसी वजह से ये बर्ड्स से भिन्न है थोड़ा सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोसॉर, द ह्यूज अपसाइड डाउन लाइक बैट्स बिफोर फ्लाइट, फ्लू टू कैप्चर प्रे, अनेबल टू फोल्ड देयर विंग फुली एट रेस्ट, लाइव मोस्टली इन द फॉरेस्ट। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनेबल टू फोल्ड देयर विंग फुली एट रेस्ट, यानी कि वो अपने पंखों को फोल्ड करने में, बंद करने में असमर्थ थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, द elongated finger in the dash supported the outstretched wing। तो पेट्रोसॉरस, बर्ड्स, बोथ या फिर नीदर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोसॉरस, तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, द बॉडी ऑफ द पेट्रोसॉरस वाज कवर्ड इन feathers, scales, फर या फिर स्मूथ स्किन। तो आपने देखा था कि ये फर से ढके हुए थे, तो यहाँ पर फर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो पेट्रोसॉरस बॉडी वाज कवर्ड इन फर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, द पेट्रोसॉरस फ्लू बाय जंपिंग ऑफ अ माउंटेन लेड्ज, पुश्ड बाय विंड बिफोर टेक ऑफ, जंपिंग अपवर्ड्स विद फोर्स या मोमेंटम गेन्ड बाय रनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोसॉरस फ्लू बाय जंपिंग ऑफ माउंटेन लीड्स, तो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, द सिनोनिम ऑफ कंप्रेस्ड फ्रॉम द पैसेज। कंप्रेस्ड मतलब क्या होता है, दबाना, और जब किसी चीज को दबाया जाएगा तो वो जैसे कि दूर दूर पार्टिकल है तो पार्टिकल और नजदीक आ जाएंगे, वो एरिया कैसा हो जाएगा और डेंस हो जाएगा, घना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में डेंस दिया है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, द अपोजिट ऑफ कंट्रोवर्शियल इज। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, विवादित। इसको क्या कहते हैं हम, विवादित। तो इसका जो अपोजिट होता है दोस्तों वो होता है अनडिस्प्यूटेड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि विवाद रहित। क्वेश्चन नंबर 128 है, इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट द लार्ज विंग्स हेल्प पेट्रोसॉरस टू फ्लाई ग्रेट डिस्टेंसेज, hollow bones soared, they evolved from bats, fossil remains explain how they flew, या पेट्रोसॉरस walk on all fours। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं द लार्ज विंग्स, उनके जो बड़े विंग्स थे पेट्रोसॉरस के, वो उनको लार्ज डिस्टेंस यानी कि बहुत लंबी दूरी तय करने में भी मदद करते थे। तो ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, फॉसिल ऑफन लेफ्ट साइंटिस्ट इन डाउट whether the petrosaur even exist at all, how many lived at that period, their size and weight या फिर their shape and gender। तो साइंटिस्ट डाउट क्यों करते हैं अबाउट पेट्रोसॉरस साइज एंड वेट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 130 से लेकर के 135 तक यहाँ पर फिर एक पैराग्राफ को पढ़ करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अ मैन फाउंड अ कोकून ऑफ अ बटरफ्लाई, तो एक दिन एक आदमी को एक खाने का क्या मिला, कोकून मिला। वन डे अ स्मॉल ओपनिंग अपीयर्ड, एक दिन उसने एक छोटा सा, एक ओपनिंग कह सकते हैं, एक छोटा सा उसको होल दिखाई दिया। ही सैट एंड वॉच्ड द बटरफ्लाई फॉर सेवरल आवर्स एज इट स्ट्रगल्ड टू फोर्स इट्स बॉडी थ्रू द लिटिल होल, यानी कि वो देख रहा था, वह उस होल को घंटे तक निहारता रहा। और तितली को उसने देखा तो देखा कि जो तितली है वह अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस छोटे से छेद में से जो ओपनिंग देखा था उसने, उस आदमी ने, उसमें से वो अपने आप को निकाल नहीं पा रही थी। देन इट सीम्स टू स्टॉप मेकिंग एनी प्रोग्रेस, यानी कि वो देख रहा था कि वो कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, कोशिश तो वो कर रही है लेकिन अपने उस छेद में से वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। फिर है इट अपीयर्ड एज
इफ इट हैज गॉटन एज फॉर एज इट कुड। तो धीरे धीरे देख रहा था वो आदमी की जो तितली है ये अंदर जा ही नहीं पा रही है, उस कोकून में जा ही नहीं पा रही है, जो होल है उसके अंदर वो घुस ही नहीं पा रही है। तो फिर फाइनली डिसाइड करता है मैन कि अब ये इसके अंदर नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पर देखिए कुड एंड इट कुड गो नॉट फर्दर, सो द मैन डिसाइडेड टू हेल्प द बटरफ्लाई। तो मैन सोचता है कि मैं इसका हेल्प करूं इसके अंदर इसको जाने में। ही टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स, उसने पेयर ऑफ सीजर्स यानी कि उसने एक कैंची ली और एंड स्निप्ड ऑफ द रिमेनिंग बिट ऑफ द कोकून, यानी कि कोकून का जो बचा हुआ भाग था उसने क्या किया, उसको काट दिया। तब जो बटरफ्लाई है वो आसानी से बाहर निकल आई। बट इट हैज अ सोलन बॉडी, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो क्या हो गई थी, सूज गई थी और उसके जो पंख थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा था। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्रिवल्ड विंग्स। फिर है उसके बाद द मैन कंटिन्यूड टू वॉच द बटरफ्लाई बिकॉज ही एक्सपेक्टेड दैट एट एनी मोमेंट द विंग्स वुड enlarge and expand to be able to support the body which would contract in time। तो वह आदमी तितली को देख रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी भी समय पंख बढ़ेंगे और शरीर को सहारा देने में सक्षम होंगे जो समय के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है neither happened, in fact the butterfly spent the rest of its life prowling around with a swollen body and stable wings। यानी कि वास्तव में खाने वाले ने अपना शेष जीवन पीड़ित शरीर में और निराश पारस्परिकता के साथ विचलित कर दिया। यह कभी नहीं उड़ सकता था। वह अपनी दयालुता और जल्दीबाजी में यह नहीं समझ पाया। इट नेवर वॉज एबल टू फ्लाई, वट द मैन इन काइंडनेस एंड हेस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉज दैट द रिस्ट्रिक्टिंग cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were God's way of forcing flood from the body of the butterfly into its wings so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the कोकून। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वह व्यक्ति है वह अपनी दयालुता और जल्दबाजी में यह समझ ही नहीं पाया था कि जो कोकून को रोकने और छोटे से छेद से निकालने के लिए तितली को जिस संघर्ष की आवश्यकता है वह भगवान का तरीका था, जिससे उसके शरीर में तरल पदार्थों को रोकने के कारण जा सकता था, ताकि एक बार वह कोकून से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज भी बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए, किसी भी संघर्ष से लड़ने के लिए हमारे पास ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है कि हम खुद अपने संघर्षों से, अपने जो भी मुसीबतें आए उससे हम लड़ सकते हैं अकेले। तो ये चीज बताई गई है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में। लेकिन उस व्यक्ति ने दयालुता की वजह से सोचा कि ये निकलने में असमर्थ है तो इसको कैंची से काट करके मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। द मैन्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज लीव द कोकून अलोन, हेल्प द बटरफ्लाई, लीव द बटरफ्लाई अलोन या कीप वॉचिंग। तो वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था किसकी मदद करना, बटरफ्लाई की मदद करना चाहता था। तो पहला इंटेंशन उसका यही था कि वो उसकी हेल्प करे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, द नेचुरल प्रोसेस वुड हैव द wings of the butterfly unfold and stretch out, fold up and remain snug, half open and snug against the body या unfold and remain stiff। तो यहाँ पर देखिए unfold and stretch out wings of the butterfly। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। A word that means to make or become withered is, to make or become withered का मीनिंग क्या है यहाँ पर पूछा है, तो ये हो जाएगा श्रिवेल्ड। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है। द राइटर इज मैसेज इन हर एसे इज अबाउट, जो राइटर ने ये पूरा एसे लिखा है इसमें उसने किस बात को समझाया है, तो उसने यही बात समझाई है नीड फॉर स्ट्रगल इन लाइफ, यानी कि जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। इंसान संघर्ष से बहुत कुछ सीखता है और उसे यानी कि बटरफ्लाई को जो आदमी था उसको उसके संघर्ष करते देना, वह उसको करते देख नहीं पा रहा था, जबकि वह संघर्ष करती तो वो और अच्छे से आगे भी फ्लाई कर पाती। लेकिन उसे लगा कि ये बहुत मेहनत कर रही है तो मैं इसको आसानी से कोकून को काट देता हूँ तो ये बाहर निकल आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया इस ऐसे में कि व्यक्ति का स्ट्रगल, व्यक्ति की लाइफ यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल का होना, संघर्ष का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 134 है। द ऐसे इज डैश इन फॉर्म, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, डिस्कर्सिव या फिर आर्गुमेंटेटिव। तो ये जो ऐसे है ये किस फॉर्म में है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो ऐसे है ये राइट आंसर जाएगा डिस्कर्सिव। ये जो ऐसे है ये
डिस्कर्सिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, अ मैन नोटिस्ड दैट डैश बटरफ्लाई वॉज हिडन, कोकून वॉज ग्रोइंग, कोकून वॉज मूविंग, या फिर बटरफ्लाई वॉज इमर्जिंग। तो उसने क्या देखा था? बटरफ्लाई वॉज इमर्जिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 से देखते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर हमें आंसर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, द बॉटम अप मॉडल of curriculum is one where learning is based on a set of software to make curriculum more learner friendly, the curriculum that allows freedom for student mobility with increased choice of curricular activity and encourages learning by doing, the learning process is geared towards career orientation, या फिर a need based distance education with indirect influence on students। दोस्तों ये जो बॉटम अप मॉडल है इसका मतलब होता है ऊर्ध्वगामी उपागम, और इसमें यहाँ पर देखिए द करिकुलम दैट अलाउज फ्रीडम फॉर स्टूडेंट, यानी कि ये बच्चों को स्वतंत्रता देता है उनके मनपसंद पाठ्यक्रम को पढ़ने का, मनपसंद एक्टिविटीज को करने का, और लर्निंग के लिए इनकरेज करता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेसिफिकली टर्न टू द mastery of academic disciplines with all their characteristic features, application of learned structure, content, concept and principles to new situations, processes that enable students to discover structures for themselves, process where sequence is thought along with how to present the related contents। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है, ये जो अप्रोच होता है दोस्तों, इसमें है द प्रोसेस दैट इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कवर स्ट्रक्चर फॉर देमसेल्फ, वो खुद अपने लिए स्ट्रक्चर बनाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, अ स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम इज आइडियली, यहाँ पर कहा जा रहा है स्पेशली नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम, यानी कि ऐसे विशेष आवश्यकता वाले भाषा की कक्षा में क्या होना चाहिए? एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, यहाँ पर पूरे का पूरा अच्छे से फर्नीचर होना चाहिए, लोकेटेड सेपरेटली अलग से होना चाहिए, इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स, या फिर हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर टीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है, तो स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम जो होती है ये इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स, ये सभी प्रकार के लर्नर्स को बैठने की और सीखने की सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 139 है, वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ behavior management in a senior class is students readiness to use the smart board, student lack of self study skills, teachers preference to conduct group rather than individual work, टीचर्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीनियर क्लासेस होते हैं उसमें बिहेवियर मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है, बच्चों का बिहेवियर किस प्रकार से हो, एक तरीके से ये चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने मन की कुछ चीजें करने लगते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इज इन अ सीनियर क्लास इज, तो ये हो जाएगा टीचर्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, टू इनकलकेट अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, अ सुटेबल एक्टिविटी इज द वन व्हेन स्टूडेंट्स sang two popular songs and exhibited some of their art and craft works during the parent-teacher meeting, made modifications to their paper plans and tested them again, experimented with the best way to get them to go the distance and shared their finding in groups, created graphs about the difficult situations that students have had or face in life, managed to get the principal's परमिशन टू गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ये बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए कौन सी सुटेबल एक्टिविटी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है मेड मॉडिफिकेशन टू देयर पेपर प्लान्स एंड टेस्टेड देम अगेन, यानी कि जो उनके पेपर प्लान है जो उन्होंने लिखे हैं क्या वो उसको कर पा रहे हैं, उनका किस तरीके का एटीट्यूड है, इससे झलक जाएगा कि जो वो उन्होंने लिखा है क्या वो वाकई उसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी बात बता रही है कि एक्सपेरिमेंटेड विद द बेस्ट वे टू गेट देम टू गो द डिस्टेंस एंड शेयर देयर फाइंडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं, असेसिंग रीडिंग एट क्लास 7th कैन बी डन मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू अ spoken quiz based on the meaning of words and expressions, written test based the characteristics and events in
स्टोरी और टेक्स्ट, ऑरल इंटरव्यू टू फाइंड आउट हाउ मच दे हैव रीड, या राइटिंग अ 50 वर्ड बुक टेस्ट रिव्यू एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइटिंग अ 50 वर्ड बुक और टेक्स्ट रिव्यू एट ए स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, द करिकुलम डेवलपमेंट फॉलोज द फॉलोइंग सीक्वेंस: फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, असेसमेंट ऑफ नीड्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन। तो यहाँ पर क्रम पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट यानी कि लर्निंग, फिर एक्सपीरियंसेस, फिर असेसमेंट ऑफ नीड्स, फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर है इवेल्युएशन। लास्ट में इवेल्युएशन आएगा, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 तो गलत ही होगा क्योंकि बाद में ही मूल्यांकन होता है। फिर है असेसमेंट ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट लर्निंग, फिर है एक्सपीरियंसेज और फिर है इवेल्युएशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही क्रम है आपका वो यही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ नीड यानी कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, पहले इसका आकलन करते हैं। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर जो जरूरी चीजें हैं फिर हम उनको रखते हैं, उन चैप्टर्स को या उन ऑब्जेक्ट को, उन उद्देश्यों को। फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड लर्निंग, उसके बाद एक्सपीरियंस अनुभव, फिर उसके बाद आता है इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर अ vicarious experience to learners are real objects and specimens, abstract words, case study, डिस्प्ले बोर्ड्स, फिल्म क्लिप्स या फील्ड ट्रिप्स ऑब्जर्वेशंस। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्ले बोर्ड्स एंड फिल्म क्लिप्स। इससे बच्चे आसानी से सीखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, इन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI, द सिमुलेशन मोड इज वेयर लर्नर्स experience real life systems and phenomena, receive bits of information followed by questions with immediate feedback, a series of exercises which repetition practice, get problems which are solved by a process of ट्रायल एंड एरर। तो राइट आंसर जाएगा एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिस्टम एंड फिनोमिना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं, और लिसनिंग स्टिमुलस present input to separate groups of students who gather again to share what they listened, present an information gap activity such as giving directions, it listening to a good commentary to review it, enables students to discuss a set of criteria which they prioritize to complete and present a task। दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, a listening stimulus present an information gap activity such as giving डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, द इंटरेक्शनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स अ negotiating meaning, taking turns and allowing others to take turns, describing one's school or its environs informally, telephone conversation with another, फिर है comparing two or more objects, places, events for the एक्सेसर। तो जो इंटरेक्शनल रूटीन होती है वो क्या होती है, नेगोशिएटिंग मीनिंग्स, टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स टू टेक टर्न्स, यानी कि दोनों तरीके से क्या होती है, इसमें बातचीत होती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, रिट्राइवल स्किल्स इन राइटिंग आर नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, डायग्रामिंग एंड समराइजिंग, एबिलिटीज टू डू एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन व्हाइल रीडिंग और लिसनिंग। राइट आंसर जाएगा दोस्तों डायग्रामिंग एंड समराइजिंग। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, अवेयरनेस रेजिंग ग्रामर गेम्स encourage students to think consciously about the structures that they have learned, collaborate the completing a given activity, engage and feel about human relationships while the teacher controls the structures, use learns structures to communicate with one another about a given theme। तो it helps, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है, थिंक कॉन्शियसली अबाउट द स्ट्रक्चर्स दे हैव लर्नड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, द लैंग्वेज एक्विजिशन इज द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द analysis and comprehension of grammar as well as to the memorization of vocabulary, refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human brain। तो राइट आंसर हो जाएगा
refers to process of learning a native or a second language because of the innate capacity of human brain. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है, Noam Chomsky's reference the deep structures means a deep structure का मीनिंग क्या है? Hidden set of grammatical rules learned through intensive study, transformational grammar that has led to turn increased interest in comparative linguistics. फिर है a trend that English is the most common auxiliary language in the world. फिर है universal grammar underlying all languages and corresponding to an innate capacity of the human brain. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस को आपने कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। सारे के सारे विषयों के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर विषय के सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमने सॉल्व करा दिया है तो वो भी आप देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।